Hello everybody, welcome to my channel once again. Wish you all a very happy Holi. कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कंप्लीट कर लिया है. आज हम बायनोमियल एक्सपेंशन स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज बायनोमियल एक्सपेंशन. तो स्टार्ट करेंगे हम अपना बायनोमियल एक्सपेंशन. अब बायनोमियल एक्सपेंशन समझने के लिए हमें क्या फॉर्मूले से स्टार्ट करना है. देखो, अगर हमारे पास a प्लस बी रेज टू पावर n है. अब a और b क्या है यहाँ पे, फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल. अगर a प्लस बी रेज टू पावर n दिया हुआ है तो उसकी एक्सपेंशन कैसे होगी. ठीक है, एक्सपेंशन मतलब उसको हम कैसे ओपन करके एक्सपैंड करके लिख सकते हैं. तो आपने इसको कैसे लिखना है, एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर n बी ज़ीरो एन सी वन ए रेज टू पावर n माइनस वन बी वन. अब लिखने का मेथड क्या है, देखो एन सी ज़ीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन ऐसे चलेगा. ठीक है, जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. अगर ए रेज टू पावर n है तो ए रेज टू पावर n माइनस वन, ए रेज टू पावर n माइनस टू, अप टू सो ऑन ए रेज टू पावर 0. कहने का मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो डिक्रीज होती जाएगी और जो सेकंड वेरिएबल है उसकी पावर इंक्रीज होती जाएगी. क्लियर हो गया. ऐसे आपने एक्सपेंड करके लिखना है. अच्छा, एन सी ज़ीरो ए रेज टू पावर, ए की पावर क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस n माइनस ज़ीरो. ठीक है, n माइनस ज़ीरो इज n. ऐसे ही एन सी वन ए रेज टू पावर n माइनस वन, मतलब n और 1 का डिफरेंस. क्लियर हो गया. तो ऐसे अगर हम एक्सपेंड करके लिखते हैं तो a प्लस बी की पावर n को इस बायनोमियल एक्सपेंशन को ऐसे ओपन किया जाता है. क्लियर हो गया सभी को. तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो हम डिस्कस करके चलते हैं आगे. फर्स्ट है हमारे पास सम ऑफ नेट पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n. देखो क्या कह रहा है कि जब आपने बायनोमियल एक्सपेंशन की तो उसमें वो ये बता रहा है कि सम ऑफ नेट पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म इज n. कह रहा है कि a और b की जो नेट पावर है उसका सम हमेशा n रहेगा, टोटल रहेगा. देखो n प्लस ज़ीरो n माइनस वन प्लस वन फिर से n. तो कहने का मतलब है कि सम ऑफ नेट पावर ऑफ a एंड b इन ईच टर्म, हर टर्म में a और b की पावर को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो है वो टोटल n का n रहेगा. क्लियर हो गया. सेकंड हमारे पास जो नोट है वो है नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n प्लस वन. ऑब्वियसली कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 0 से स्टार्ट हुआ है और n तक गया है ना. तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी, n प्लस वन. 0 से स्टार्ट हुआ है और n तक गया, 1 से n तक n हो गई. और क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, n प्लस वन. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म. कॉम्पैक्ट फॉर्म का मतलब है कि ये जो आपने एक्सपेंडेड फॉर्म अभी लिखी है ना एक्सपेंशन, इसको आप कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो. तो a प्लस बी रेज टू पावर n को आप ऐसे लिख सकते हो, समीशन r रनिंग फ्रॉम 0 टू n एन सी आर ए रेज टू पावर क्या होगा, डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ, ए रेज टू पावर n माइनस आर और b रेज टू पावर r. क्लियर हो गया. ये है हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन. इसको अगर आप ओपन करोगे फिर से यही आ जाएगी जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी. नेक्स्ट है हमारे पास जनरल टर्म. अब जनरल टर्म क्या है, देखो जनरल टर्म का मतलब है कि आपने जनरल टर्म बतानी है इस एक्सपेंशन की. तो जो टर्म आपने निकालनी है, सपोज आपने 8th टर्म निकालनी है तो उसको आप कैसे निकालेंगे. देखो टी आर प्लस वन, कहने का मतलब T7 प्लस वन. क्लियर हो गया. तभी तो T8 बनेगी ना. तो R की वैल्यू कितनी रखनी है आपने, 7. एक x मतलब 7 प्लस वन करने से ही 8 बन रहा था ना. तो जनरल टर्म अगर आपने कोई भी निकालनी है तो यहाँ पे आप रखोगे एन सी आर ए रेज टू पावर n माइनस आर बी रेज टू पावर r. यहाँ पे आप एक एक्स्ट्रा लेके चलेंगे. क्लियर हो रहा है. r की वैल्यू जो है एक कम लेके चलेंगे तभी तो उसमें प्लस वन हो रहा है. अगर मान लो T8 निकालना है, ठीक है, तो आप r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 7. तभी तो 7 प्लस वन कितना हो जाएगा, 8. तो यहाँ पे क्या बनेगा बताओ, एन सी 7 ए रेज टू पावर n माइनस 7 बी रेज टू पावर 7. क्लियर हो गया. ये है हमारे पास जनरल टर्म. टी आर प्लस वन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, चलें आगे. नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, द kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल्स टू दिस टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग. अब मान लो आपके पास एक एक्सपेंशन दे रखी है और बोला कि उसकी kth टर्म, कुछ भी टर्म बोल दी, 1 2 3 4 5 एनी टर्म बोल दी और बोला कि लास्ट से इतनी टर्म क्या होगी.
ठीक है, किसी एक्सपेंशन में बोल दिया कि लास्ट से मान लो 7th टर्म क्या होगी, लास्ट से 8th टर्म क्या होगी, तो मान लिया kth टर्म फ्रॉम द लास्ट अगर वो पूछता है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n माइनस के प्लस 2 फ्रॉम स्टार्टिंग। आप स्टार्टिंग से ये निकाल लो, वो आपकी लास्ट से kth टर्म होगी। क्लियर हो गया? लास्ट से kth टर्म निकालने का मतलब इस फॉर्मूले को यूज करो, और ये स्टार्टिंग से जो ये वाली टर्म होगी वही आपकी लास्ट से kth टर्म होगी, और स्टार्टिंग से कौन सी होगी, n माइनस के प्लस 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है, n माइनस के प्लस 2 टर्म स्टार्टिंग की, वो लास्ट से kth टर्म होगी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लो kth टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ दिस एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन को ओपन करना और लास्ट से बताना कि kth टर्म कौन सी होगी, तो वो वही होगी kth टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ b प्लस a रेज टू पावर n। कहने का मतलब अगर लास्ट से इसके लास्ट से है तो इसके स्टार्टिंग से होगी। इनको इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे a प्लस बी की पावर n थी, यहाँ b प्लस a की पावर n है। तो ये ध्यान रखना है, यूजुअली हम इस फॉर्मूले की हेल्प से n माइनस के जो भी उसने टर्म बोली, मान लो लास्ट टोटल टर्म से मान लो 10, ठीक है, उसने बोला कि लास्ट से 6 टर्म बताओ कौन सी होगी, तो 10 माइनस 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 दैट इज 6। तो जो 6 टर्म होगी ना स्टार्टिंग से, वही आपकी लास्ट टर्म होगी, kth टर्म फ्रॉम द लास्ट। क्लियर हो गया? 10 माइनस 6 प्लस 2। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन कोफिशिएंट एंड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अब देखो, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कोफिशिएंट क्या होते हैं और बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है हमने उसको क्लियर करना है। अगर आपसे खाली बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता है तो वो तो सिर्फ ये है, एनसीआर वाली जो टर्म होती है 7c0, 7c1, 7c2, 7c7, ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछता है तो वो आपके पास ये वाली टर्म है। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट में सिर्फ एक्स और वाई वेरिएबल को छोड़ के जो बचा हुआ है वो सारा ही आपका क्या बनेगा, कोफिशिएंट कंप्लीट। लेकिन अगर वो बोलता है बाइनोमियल कोफिशिएंट, तो सिर्फ आपने एनसीआर वाली टर्म ही लिखनी है। आई होप ये अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया कि कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट के बीच में क्या डिफरेंस है। क्लियर हो गया? कंप्लीट एक्स वेरिएबल को छोड़ के जो बचा हुआ है वो सारा कोफिशिएंट, और अगर खाली एनसीआर वाली टर्म ले रहे हो तो वो बाइनोमियल कोफिशिएंट। इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट, 7th पॉइंट, टू फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पुट ऑल पैरामीटर्स इक्वल टू 1। मान लो किसी एक्सपेंशन में वो आपसे ये कहता है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, आपको सारे के सारे कोफिशिएंट्स का सम बताना है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक्सपेंड करके इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, लेंथी हो जाएगा सॉल्व करना। आपने क्या करना है, उसी एक्सपेंशन में जितने के आपके पास पैरामीटर्स थे, मतलब जितने भी वेरिएबल्स थे, उनमें वैल्यू 1 पुट करनी है। जैसे इसमें आपको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट निकालना है, तो एक्स और वाई को क्या पुट कर दो, 1। सॉल्व करोगे क्या आएगा, 2 इंटू 1 2 माइनस 1 रेज टू पावर 7, तो 1 रेज टू पावर 7, तो आंसर आ जाएगा 1। यानी कि जब भी सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पूछे तो आपने जहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी जगह 1 को पुट करना है। क्लियर हो गया? चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट नोट एक्सपेंशन का। अब जैसे अभी हमने फॉर्म पढ़ी a प्लस बी रेज टू पावर n, अगर हमारे पास आ जाता है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n या 1 माइनस एक्स, मतलब हमारे पास जो a वाली टर्म है वो 1 है और b वाली टर्म जो है वो x है, तो इस केस में हमारे जो ये फॉर्मूला ड्राइव है ये कंप्लीट ये हो जाएगा। क्या फॉर्मूला वही है जो आपने एक्सपेंशन सीखा, NC0 फर्स्ट पावर, जो फर्स्ट वेरिएबल होता है उसकी पावर क्या होती है, 1 की पावर, जो डिफरेंस होता है n माइनस 0, वो हमने लिखा ही नहीं क्योंकि 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो सीधा ये रिजल्ट बन जाएगा NC0, एक्स रेज टू पावर सेकेंड वेरिएबल की पावर इंक्रीज हो जाएगी, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2 अप टू सो ऑन x की पावर n। 1 फर्स्ट वेरिएबल की पावर हमने इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो 1 ही रहेगी, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे ही वो याद रखना कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n आता है तो आपने ऐसे ही उसको ओपन करना है। नेक्स्ट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n में है तो जहाँ जहाँ x है उसको रिप्लेस कर देना माइनस एक्स से, बाकी फॉर्मूला वही का वही है एक्सपेंशन का। नेक्स्ट है हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट नोट, है x प्लस ए रेज टू पावर n
मान लो कि आपके पास ये आ गया x प्लस ए की पावर n प्लस एक्स माइनस ए रेज टू पावर n, इन दोनों की एक्सपेंड करके ऐड करना है, तो वो कुछ नहीं 2 टाइम्स सारी की सारी कौन सी टर्म आएंगी, जो नेगेटिव टर्म्स होंगी वो सारी कैंसिल हो जाएंगी, ओनली पॉजिटिव टर्म्स बचेंगी, जैसे NC0 NC2 NC4, ठीक है ना, क्योंकि अब इसकी एक्सपेंशन करोगे इसकी एक्सपेंशन करोगे, दोनों के एक्सपेंशन में जब आप इनको ऐड करोगे ऊपर वाली पॉजिटिव नीचे वाली नेगेटिव वो कैंसिल होती जाएंगी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो ओनली ये वाली रहेंगी NC0 NC2 NC ये वाली, ठीक है। और ये मतलब इसमें अगर नेगेटिव सिंबल आ जाता है दोनों में तो इसके अंदर कौन सी ओड वाली रहेंगी, याद रख लेना इसको। मतलब वैसे भी आप एक्सपेंड करोगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन बिना एक्सपेंड के भी करोगे तो आपको समझ में आ रहा है कि माइनस में ओड वाली रहेंगी और प्लस में इवन वाली रहेंगी, ठीक है, हो जाएगी एक्सपेंशन। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मिडल टर्म। देखो मिडल टर्म कैसे, मान लो किसी एक्सपेंशन की आपको मिडल टर्म निकालनी है, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला याद करने में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका बिल्कुल जनरल और सिंपल मेथड ये है। मिडल टर्म निकालने के लिए जो आपके पास ये फॉर्मूला है ना, इसको यूज़ करना है। आपने एक बार n+1/2 निकालना है, n+2/2 और n+3/2, दोबारा n+1/2 n+2/2 और n+3/2। आपने सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है, n की वैल्यू जो आपकी एक्सपेंशन में पावर है ना n की, वो इसमें पुट करनी है। जैसे पुट करोगे सॉल्व करोगे, जिस जिस केस में आपका इंटीजर आएगा वो आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? और अगर इंटीजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो मिडिल टर्म नहीं है। कैसे? देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया x माइनस 3y⁻17 जिसमें n है 17। अब उसने मिडल टर्म पूछी थी तो मैंने इस फॉर्मूले में n को 17 से रिप्लेस कर दिया और 3 वैल्यूज मेरे पास आ गई, ठीक है। इसमें मैंने चेक किया कि इंटीजर किस केस में आया, इस केस में और इस केस में। यहाँ पे इंटीजर नहीं आया, कहने का मतलब 9th और जो 10th टर्म होगी ना वो हमारी मिडल टर्म होगी। क्लियर हो गया? इस एक्सपेंशन में जो 9th और जो 10th टर्म होगी वही हमारे पास मिडल टर्म होगी। अब 9th टर्म कैसे निकालनी है, जैसे मैं बता चुकी हूँ 9th टर्म है तो 8 + 1 करेंगे, है ना, तो क्या बनेगा 17C, R होता है ना 8। क्लियर हो रहा है? 17C 8 x⁻⁴ इनका डिफरेंस और जो सेकेंड कॉफिशिएंट होता है, जो सेकेंड वेरिएबल होता है उस r⁻⁴। क्लियर हो गया सभी को? तो मिडल टर्म जब भी पूछे आपने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक बार +1 करके डिवाइड बाय 2 +2 करके और +3 करके, जहां जहां इंटीजर आ रहा है वही आपकी मिडल टर्म है, अदरवाइज वो इंटीजर नहीं आता तो वो आपकी मिडल टर्म नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। अच्छा, अब आपके पास जनरल NCR है, मान लो उसने पूछा कि आपकी एक्सपेंशन में मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ गई। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हाफ पे ही आती है, व्हेन R = n/2, मतलब मिडल मोस्ट वैल्यू पूछ रहा है ना। व्हेन NCR की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब R की वैल्यू n/2 होगी। ये अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जब n इवन होगा तो R होगा n/2 और जब n ओड होगा नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी n+1/2। अब ये क्या कह रहा है, इसको एक बार हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो NCR मान लो 5CR, हमें इसको ओपन करना है 5C0 5C1 5C2 5C3 5C4 5C5। यहाँ पे जो हमारा n है वो है 5 और 5 है ओड नंबर। 5 क्या है? ओड नंबर। मैंने बताया अगर ओड नंबर है आपका तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो n+1/2 वाले फॉर्मूले से आएगी, यानी कि R = n+1/2। 5 + 1/2 दैट इज 6, 6/2 दैट इज 3। तो R की वैल्यू क्या आ रही है? 3। तो जिस पार्ट में R की वैल्यू 3 है वही आपकी क्या बनेगी? मैक्सिमम वैल्यू। तो किसी एक्सपेंशन में अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछती है तो सबसे पहले आपने n को चेक करना है। अगर आपका n जो है वो ओड है तो n+1/2 से R निकलेगा और वो वाली टर्म पता चल जाएगी कि वो उस टर्म पे जो आपका आंसर है ना वो पता चलेगा कि वो मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन अगर आपके पास मान लो n ही इवन है, उस केस में आपने सिर्फ n/2 करके R निकाल लेना और वो आपकी मैक्सिमम होगी। क्लियर है? अब हम एक इवन वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमने n = 6 ले लिया, 6C0 मैंने ले लिया 6CR।
अब यहाँ पे जो मैंने n लिया वो इवन लिया, 60, 61, 62, 63, 64, 65 और 66। क्लियर हो गया। मैंने इसको ओपन किया 1, 6, 5, मतलब ये तो इनकी वैल्यूज हैं, जब आप सॉल्व करोगे तो आपको भी निकालना आ जाएगा। तो अब मुझसे पूछ रहा था कि इस एक्सपेंशन की आपने मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैंने सबसे पहले n को चेक किया, n है मेरा इवन, n है मेरा इवन। उस केस में r जो होता है वो n का हाफ होता है, तो 6/2 दैट इज 3। तो जहां पे r3 है, जहां पे r3 है वो वाली जो आपकी टर्म होगी ना, उस पे जो आपका आंसर होगा वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गए दोनों पॉइंट्स, ठीक है ना। कैसे आप मैक्सिमम वैल्यू ओड के केस में बता सकते हो और कैसे आप मैक्सिमम वैल्यू इवन के केस में बता सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास मिडिल टर्म हैज लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अच्छा, वो तो है ही, क्लियर हो गया ना। मिडिल टर्म हैज द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। जो मिडिल टर्म पे आपका जो आंसर आ रहा है ना वो सबसे बड़ा होगा, वो सबसे बड़ा होगा। जैसे कि इस केस में 10 इन सबसे बड़ा है, चलो इसके बराबर भी है। हाँ, अब इसमें जो मिडिल टर्म का जो आंसर होगा ना वो सबसे बड़ा होगा। द मिडिल टर्म हैज द लार्जेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। क्लियर हो गया ये पॉइंट। चलें आगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो क्या क्या है, लेट द कोफिशिएंट ऑफ x इनवर्स एंड x की पावर -3 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस बी m एंड n। ओके, पहले हमें ये एक एक्सपेंशन है, हमने इसकी x की पावर -1 और x की पावर -3 जो टर्म्स आएंगी उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो m और n हैं। आपको ये गिवन है और r की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में, बाइनोमियल वाले क्वेश्चन में जनरल टर्म लिखो। सबसे पहले क्या लिखो, जनरल टर्म। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, TR+1 NCR, फर्स्ट वेरिएबल की पावर इनका डिफरेंस और सेकंड वेरिएबल की पावर r, यही होता था ना। तो n की जगह हमारे पास क्या है 15, तो हमने इसको रिप्लेस किया n की जगह 15CR और ये इसको सॉल्व कर लिया। चलें आगे। अभी हम पहले सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम पावर्स को कंबाइन करेंगे। x की जो पावर है वो एक्सपेंशन में कंबाइन कर दी, ठीक है। अब उसने तो बोला था कि x इनवर्स और x की पावर -3 का कोफिशिएंट है ना, तो x की पावर -1 का मतलब जो आपका आपके अकॉर्डिंग जो x की वैल्यू है वो -1 के इक्वल पुट करके r की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही x की पावर -3 में क्या करना है आपने, आपकी जो x उसकी x की वेरिएबल आई थी, x की पावर आई थी, उसको -3 के इक्वल वहां से r आ जाएगा। एक r यहां से आ गया और एक r यहां से आ गया। क्लियर हो गया। अब उसने बोला था कि टर्म्स जो है वो m और n बन जाएंगी। अगर m वाली टर्म कैसे बनेगी, NCR है ना, फर्स्ट वेरिएबल की पावर n -r और सेकंड वेरिएबल की पावर r। तो n था हमारा 15, फर्स्ट आया 10, r10 आया, तो 15C10 जो फर्स्ट हमने कंबाइन कर रखी थी उसकी पावर और वेरिएबल की, ठीक है ना, हमने कंबाइन कर रखी थी ये। तो ये x की पावर का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास m आ गया सॉल्व करके। सिमिलरली n में क्या होगा, r की वैल्यू 15, 15C15, 2 की पावर दिस, तो ये तो सॉल्व होके कितना आ गया हमारे पास -1। तो अब हमने क्या करना है, हमें एक इक्वेशन गिवन थी mn² इज इक्वल्स टू दिस और r की वैल्यू पूछी थी। तो मैंने m और n की जो वैल्यू निकाली है वो इसमें पुट कर दी। m की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, m की वैल्यू आई थी 15C10 2⁵ और n की वैल्यू आई थी -1, उसका स्क्वायर कर दिया तो 1, और राइट हैंड साइड मेरे पास था 15CR 2⁻r। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ 15C10 को मैं 15C5 भी लिख सकती हूँ, 15C10 को मैं 15C5 भी लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया 15C5 से और RHS से कंपेयर किया, तो यहाँ से देख के पता चल गया कि r की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर हो गया सभी को, देख के पता चल गया ना कंपेयर करके कि r की वैल्यू कितनी है 5। तो आज के लिए इतना ही बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाकी हम आगे करेंगे, इतने आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।